तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की उन्नत किस्में एवं बुवाई तकनीक पर जानकारी। गुलाब की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। दुधारू पशुओं में विषाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण एवं उपचार पर जानकारी। ग्रीष्मकाल में जिन किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था रहती है, उनमें से बहुत से कृषक मूंगफली की खेती करने की सोच रहे होंगे। लेकिन इससे अधिक उपज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी खेती वैज्ञानिक संतुतियों को ध्यान में रखकर की जाए, जैसे उन्नत किस्म का चयन, बीज की उचित मात्रा एवं बीज का उपचार, वैज्ञानिक विधि से बुआई एवं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन आदि। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली की वैज्ञानिक खेती में कौन कौन से बिंदुओं को अमल में लाना है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये विशेष प्रस्तुति। मूंगफली की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव व उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की से मध्यम रेतीली, क्षारीय या दोवट भूमि उपयुक्त होती है। इसके अलावा किसान भाई 3 साल के अंतराल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें और खेत की तैयारी हेतु देसी हल या कल्टीवेटर चलाएं एवं बखर चलाकर पाटा लगा देना चाहिए, जिससे भूमि अच्छी भुरभुरी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो इसके लिए भूमि की तैयारी के समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 2 से 4 टन प्रति एकड़ प्रयोग करें। उर्वरकों के रूप में 8 किलोग्राम नत्रजन, 16 से 32 किलोग्राम स्फुर एवं 8 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ देना चाहिए। यदि खेत में गोबर की खाद तथा पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया जाता है तो स्फुर की मात्रा 32 किलोग्राम प्रति एकड़ की जगह मात्र 16 किलोग्राम ही पर्याप्त होती है। खाद की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मूंगफली की फसल में गंधक का विशेष महत्व होता है, इसलिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गंधक अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि यूरिया की जगह अमोनिया सल्फेट तथा फास्फेट के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है तो गंधक पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अन्यथा 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम या पाराइट्स का उपयोग आखिरी बखरनी के साथ कर देना चाहिए। साथ ही 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से 3 साल के अंतराल पर जिंक का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। मूंगफली की फसल की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो इसके लिए GG3,
जिसकी पकने की अवधि होती है 95 से 105 दिन। इसकी उपज होती है 12 से 13 क्विंटल फलियां प्रति एकड़। दूसरी उन्नत किस्म है TG26, जिसकी पकने की अवधि 105 दिन से 120 दिन होती है। इसकी उपज होती है 6 से 8 क्विंटल फलियां प्रति एकड़। इसके अलावा तीसरी उन्नत प्रजाति है ज्योति, जिसकी पकने की अवधि होती है 105 दिन से 110 दिन। इसकी उपज होती है 6 से 8 क्विंटल फलियां प्रति एकड़। किसान भाइयों, मूंगफली की बुवाई हेतु 40 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। बीज का बुवाई से पूर्व उपचार कर लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिसके लिए 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। पौधों के सूखने की समस्या वाले क्षेत्रों में 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज मिलाकर उपचारित करना चाहिए, या फिर जैविक उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी उपचारित कर सकते हैं। इसके पश्चात 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई हेतु आप इनक्लाइन प्लेट प्लांटर द्वारा कर सकते हैं। इस यंत्र से बुवाई करने पर बीज उचित मात्रा में और उचित दूरी पर गिरता है। अब बात आती है निदाई एवं गुड़ाई की। तो किसान भाइयों, बोनी के 15 से 20 दिन बाद व 30 से 40 दिन बाद डोरा या कुल्फा चलाएं या एलाक्लोर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पेंडामेथिलीन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोनी के पहले छिड़काव करें। बोनी के 45 से 50 दिन बाद फसल में कोई कर्षण क्रियाएं नहीं करें, अन्यथा उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि संभव हो सके तो मिट्टी अवश्य चढ़ा देना चाहिए। अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सिंचाइयों की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए आप मिट्टी की दशा को देखते हुए आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। अब यदि फसल सुरक्षा की बात करें तो मूंगफली की फसल में व्हाइट ग्रब नाम के कीट का प्रकोप देखने में आता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु खेत की तैयारी के समय मिट्टी में फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान 3G 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल देना चाहिए। इसके अलावा रस चूसक कीटों का प्रकोप यदि फसल पर दिखाई दे तो आपको इमिडाक्लोप्रिड नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए। यदि आपकी फसल पर टिक्का रोग का प्रकोप देखने में आता है तो आपको बेबिस्टिन नामक दवा की 0.05% मात्रा या फिर मैंकोजेब दवा की 0.2% मात्रा का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। अब बारी आती है फसल कटाई की। तो किसान भाइयों, जैसे ही फसल पीली पड़ने लगे एवं 70 से 80 फली पक जाएं तो पौधों को उखाड़ लें। तुड़ाई के बाद फलियों को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जब नमी 8 से 10% रह जाए तभी बोरों में भरना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप उपरोक्त बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए मूंगफली की फसल से अधिक गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त कर सकते हैं। गुलाब, जिसे फूलों का राजा भी कहा जाता है, जिसकी खेती प्रदेश में बहुत से किसान करते हैं और जैसा कि अभी ठंड का मौसम भी है, ऐसे में गुलाब उद्यान की विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसमें रोगग्रस्त टहनियों की कटाई, खरपतवार प्रबंधन व रोग प्रबंधन इत्यादि हैं। तो किसान भाइयों, इन कार्यों को किस प्रकार से संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा। तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा जो समय है, अभी इसमें आप देख रहे हैं कि पानी का
सिंचाई का, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि सिंचाई हमको कब कब देना है। ठंडा मौसम रहता है तो पानी हमारा जो है कम से कम 6 से 7 दिन के अंतराल पर हम उसमें हमें पानी देते रहें ताकि उसमें नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा उसमें पानी की नमी ना बने रहे जिससे कि हमारा उसमें कई बीमारी आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम कम से कम 5 से 7 दिन के अंतराल पर हम पानी दें। यहाँ पर किसान भाई आपके सुविधा नहीं है, पानी आपके पास अच्छी सुविधा है तो आप बहाव विधि से भी दे सकते हैं, रिंग बनाकर दे सकते हैं, बेसिन विधि से दे सकते हैं, और जहाँ पर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है वहाँ पर हम ड्रिप की फैसिलिटी से भी पानी दे सकते हैं। अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद और उसके साथ साथ फास्फोरस और पोटास 50-50 ग्राम दोनों की मात्रा को मिलाकर उसमें एक बार अपन जब थाला बनाने जा रहे हैं उस समय दे। इसके साथ साथ किसान भाई हमारे जो ताज़ा गोबर होता है उस ताज़ा गोबर को हम अगर जैसे 1 किलो ताज़ा गोबर लेते हैं और 5 लीटर पानी लीजिए उसको और एक मटकी में डाल के रख दीजिए, तो इस तरीके से वो 15 से 20 दिन में अच्छी तरीके से सड़ने के बाद अगर उसको फिर हम एक डिब्बा कम से कम जहाँ आपका मदर प्लांट या गुलाब का पौधा है उसमें अगर हम डालते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे की फूलों की साइज़ अच्छी आती है, आकार अच्छा आता है, फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। उसमें बीच बीच में हम नीम की खराली की खाद, सरसों की खाद सब मिक्स करके अगर हम डालते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आता है। इसमें किसान भाई आपने देखा कि गुलाब में बीमारी और कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से जो आते हैं कीट वाले जो आते हैं दवा, इसमें आप देखेंगे कि लीफ कटिंग कैटरपिलर पत्ती काटने वाले जो कीड़े आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए हम क्लोरोफाइरिफास का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम पानी का उपयोग कर उसमें अगर छिड़काव करते हैं तो नियंत्रित हो सकता है। और बीमारी की बात करते हैं तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके हम सल्फर का उपयोग करके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो उसको भी हम अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। प्रमुख जो आते हैं कटाई छटाई के बाद एक डाई बैक आता है बीमारी, जिसको आपने देखा होगा जब हम कटिंग काटते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ वो सूखने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे पौधे पूरे सूख जाते हैं, तो हमको उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब भी गुलाब की हम कटाई छटाई करते हैं तो उस समय उसमें फफूंदनाशक दवा जो आते हैं बाविस्टिन है, डाइथेन 45 है, उसका पेस्ट बना के उसके ऊपर के पोर्शन में जहाँ आपने काटा है वहाँ पर उस पर पेस्ट लगा देंगे, तो इससे आप देखेंगे कि बहुत कंट्रोल हो जाता है और नियंत्रित हो जाते हैं बीमारी। किसान भाई एक इसमें प्रमुख प्रबंधन की बात आती है कि इसमें सही समय पर धूप मिलना चाहिए। आप देखेंगे किसी पेड़ों के नीचे में ना हो, जहाँ भी आप गुलाब की खेती कर रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि छाया ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छाया पे इसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे तक उसको पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। ये अच्छी तरीके से पौधे की बढ़वाड़ और फूलों की बढ़वाड़ के लिए बहुत ज़्यादा ये आवश्यक है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिस प्रकार से मनुष्यों को बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं, बिल्कुल वैसे ही दुधारू पशुओं में भी रोगों का प्रकोप होता है। पशुओं में ये रोग साफ सफाई के अभाव में या फिर खान पान की कमी से भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये रोग जीवाणुओं या विषाणुओं के द्वारा फैल जाएं। इसीलिए किसान भाइयों, आज हम दुधारू पशुओं में विषाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की पहचान के लक्षण और उनकी रोकथाम के बारे में बता रहे हैं। एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल।
तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको एफएमडी के बारे में बताऊंगा। एफएमडी जैसा कि नाम से ज्ञात है, इसको जराखुरा कहते हैं। इस बीमारी में मेनली मुख्यतः जीभ में छाले पड़ जाते हैं और पैरों पर भी छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। पैरों पे जो घाव होते हैं वो दोनों खुरों के मुख्यतः बीच में होते हैं, या फिर जो खुर है वो जहाँ पे स्किन से मिल रहा होता है वहाँ पे घाव होते हैं। इस बीमारी में मास्टाइटिस भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। बुखार हो जाता है जानवरों को। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, किसान भाइयों आप जानवर खरीदने जाते हैं तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि इस जानवर को पिछले साल क्या जराखुरा हुआ था। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप यदि कोई पशु आप जानवर खरीदने गए और उसके पीठ पे बहुत ज़्यादा आपको बाल दिखाई पड़ रहे हैं और खुर के पास थोड़े से घाव भरने के निशान हैं, तो आप समझ जाइए कि इस जानवर को पिछले साल एफएमडी हुआ था। एफएमडी जिसको जराखुरा कहते हैं। दूसरा, जब ये जानवर उबर के आता है इस बीमारी से, तो अगले साल ऐसा देखा गया कि जानवर हाँफता बहुत है। इसको पैंटर्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो जानवर हाँफता रहता है, तो आप समझ जाएंगे कि जानवर जो है पिछले साल एफएमडी हुआ था। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, हम किसी फार्म पे गए और हमको ये पता लगाना है कि इस फार्म पे एफएमडी आने वाली है, ये बीमारी आने वाली है, इसकी दस्तक होने वाली है, तो ये भी आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। ये जानवर चपर चपर की आवाज़ निकालते रहते हैं और इसको कहते हैं स्मैकिंग साउंड। तो जैसे आप किसी फार्म पे गए और वहाँ पे बहुत चप चप जानवर कर रहा है, जीभ को चला रहा है, तो आप समझ जाइए कि इस जानवर यहाँ पे एफएमडी का प्रकोप हो सकता है, हो जाए। इसमें जानवर की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन दूध इत्यादि का लॉस हो जाता है और जानवर कभी कभी बच्चा भी डाल जाता है। तो ये सब देखिए एफएमडी के मैंने आपको लक्षण बताए। और इससे बचाव कैसे किया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो चार दीवारी हैं इनको आप चूने से पुतवा लें, क्योंकि चूना एल्कलाइन मीडियम होता है, इसमें सारे वायरस मर जाते हैं। तो पहले हम लोग करवाया करते थे चूने की पुताई, लेकिन आजकल हम लोग डिस्टेम्पर वगैरह करवा रहे हैं। दूसरा, आप जब वैक्सीनेशन करवाइए तो कोई घर छूटने ना पाए, क्योंकि जो भी घर छूट जाता है तो वहाँ पे बीमारी आ जाती है, और वो बीमारी आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है तो आपके यहाँ नहीं होगी, लेकिन यह है कि वो विषाणु वातावरण में मौजूद रहेंगे, अगले साल फिर वही बीमारी आपके यहाँ हो जाएगी। तो इसलिए जब भी टीकाकरण की टीम आए तो संपूर्ण गांव का वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो इसका टीकाकरण आप ठंड आने से पहले ही करवा लें, और ज़रूर करवा लें। ये टीके सरकारी अस्पतालों पे बहुतायत में उपलब्ध हैं और ये ठंड से पहले किए जाते हैं। तो ठंड में मेनली एफएमडी बीमारी होती है। बचाव के तरीके बताए कि आप टीकाकरण करें। यदि मान लीजिए आपके एफएमडी हो ही गया, अब आप क्या करेंगे? ऐसी दशा में सर्वप्रथम ऐसे पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। उसके पश्चात घरेलू उपचार के रूप में फिटकरी का घोल या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से मुंह और खुर की दिन में 2 से 3 बार अच्छी तरह धुलाई करें। 2 से 3 दिन में पशु के स्वास्थ्य में काफी सुधार आएगा। यदि पशु के स्वास्थ्य में सुधार न आए, ऐसी स्थिति में आप पशु चिकित्सक से तुरंत ही उपचार कराएं। और जब इलाज भी करवाएंगे तो यह बीमारी 5 से 10 दिन तक फिर भी चल जाती है। अब मैं आपको किसान भाइयों एक दूसरी बीमारी जिसको कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये बीमारी फैलती है ठंडक में, इसको कहते हैं रेबीज, जिसको कि कुछ इलाकों में बिसेहरा नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी तो पहले आप जान लें कैसे होती है। ये बीमारी सभी लोग आप जानते होंगे कि कुत्ते के काटने से होती है, पागल कुत्ते के काटने से होती है। तो जब ठंडक का सीजन आता है तो उस समय कुत्ते का प्रजनन का सीजन होता है, तो वो एक दूसरे को काटते हैं और इस बीमारी को आपस में भी फैलाते हैं और हमारे जो है जानवरों में भी फैलाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जानवर को कुत्ता काटा और वो जानवर की मृत्यु हो रही है 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो रेबीज़ में जितनी पीछे कुत्ता काटेगा, आप मान लीजिए कि अगर पूंछ में काटता है, पीछे के पैर में काटता है, तो बीमारी देर में होगी। अगर मुंह में काटेगा तो जल्दी हो जाएगी। मुंह के आसपास अगर काटा तो हो सकता है 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन में हो जाए। अब किसान भाइयों मैं आपको इस बीमारी के लक्षण बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पशु को किसी कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो इसके बाद क्या उसमें लक्षण आएंगे? जानवर सिर पटकने लगेगा। देखिए इसमें 2 तरह के लक्षण आते हैं। एक तो जानवर बैठा रहता है और दूसरे में जानवर हाइपर एक्साइट हो जाता है। जानवर कूदने फांदने लगता है, सिर पटकने लगता है। इसके बाद जब आप आवाज़ करेंगे तो जानवर चौंकेगा बहुत तेज़। ये सब इसके लक्षण हैं। पानी पीने से कतराएगा। अब मान लीजिए इस बीमारी से बचाव आप कैसे करें, या किसी जानवर को काट रखा है तो कैसे इससे बचें। तो मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं। अगर आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो आप इस बीमारी से बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, किसी जानवर को आपके पागल कुत्ते ने काट लिया
तो सबसे पहला काम करना है आपको, कोई भी साबुन लेके, एंटीसेप्टिक लेके उसकी धुलाई करनी है, और 1-2 मिनट नहीं किसान भाइयों, कम से कम आधे घंटे तक। दूसरा काम, इस पर पट्टी न बांधें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होती हैं और जानवर रेबीज की बजाय टिटनस से मर जाता है। ठीक है। और तीसरा काम जो करना है आपको, वो ये करना है कि आपको सबसे पहले टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इसमें 5 टीकाकरण जो है किए जाते हैं। सबसे पहला टीका जैसे काटे जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहला टीकाकरण करवाएं। इसके बाद दूसरा टीका 3रे दिन, चौथा टीका 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन। तो ये 4 टीके हो गए, और उसके बाद ये 1 साल के बाद। तो इस तरह से 5-6 टीकों का शेड्यूल है। हमारे जिन किसान भाइयों ने पान की फसल लगा रखी होगी वो अपनी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होंगी, क्योंकि बसंत का मौसम प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में पान बरेजों में कुछ प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है, जैसे सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन एवं पौध संरक्षण आदि। और समय इनका प्रबंधन नहीं होने से उत्पादन एवं पत्तियों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, पान बरेजा में वर्तमान में कौन कौन से प्रबंधनों को करना है, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। आज मैं आपको पान की खेती में सामयिक प्रबंधन की जानकारी दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो बरेजे जहां पर हमने पान की फसल लगा रखी है उसमें साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। बरेजों की साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें कि जितनी ज़्यादा बरेजों की साफ सफाई रहेगी उतनी ज़्यादा हमारी पान की फसल विभिन्न प्रकार के बीमारी एवं कीड़ों से सुरक्षित रहेगी। तो सबसे पहले जितनी भी घास फूस इसमें से निकल गई हैं उन घास फूस को बिल्कुल ऊपर से छाया, बिल्कुल बराबर छाया बना दें, जिससे इसके अंदर जो है ज़्यादा धूप ना आए, क्योंकि ज़्यादा धूप के कारण भी पान की जो पत्तियां होती हैं उसकी गुणवत्ता खराब होती है। इसके साथ साथ चारों तरफ इसमें घास फूस लगा दे जिससे ज़्यादा हवा इसमें अंदर ना आ पाए। जो बेलें इस समय बड़ी होने लगी हैं, बेलें चलने लगी हैं, वो ज़मीन पर ना फैले, इसके लिए उसके बांस की कमानियाँ लगा दे, बांस की फिंची लगा के या सन की रस्सियों को बांध कर सहारा देकर बेल को ऊपर चढ़ाने में मदद करें। और इसमें से बेल में से जितने भी खराब पत्तियां हैं, जितनी भी रोगग्रस्त पत्तियां हैं, जितनी भी कीट ग्रसित पत्तियां हैं, उन सारी पत्तियों को इस समय निकाल दें। इससे क्या होगा कि बेल में किसी भी प्रकार का रोग का प्रसार एवं कीड़ों का जो क्षतिग्रस्त पत्तियों के कारण कीड़ों का जो प्रकोप हो रहा है वो दूर हो जाएगा। पौधे जो खराब हो रहे हैं अगर वो कम मात्रा में खराब हो रहे हैं तो उनको अगर निकाल कर हम बरेजे से बाहर कर देते हैं, रोग को फैलने में वो कम करते हैं। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि जहां पर मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है वहां पर मिट्टी चढ़ाने का काम भी इस समय किया जा सकता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग तालाब की मिट्टी का किया जाता है, तो तालाब की मिट्टी का आप अगर उपलब्ध है तो तालाब की मिट्टी का, अन्यथा बरेजे की मिट्टी का ही प्रयोग करके आप मिट्टी चढ़ा दें, जिससे बेल को सहारा मिलता है और बेल की बढ़वार अच्छी होती है। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी बात आती है इसमें पोषक प्रबंधन की। इसमें हम रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इसमें विभिन्न प्रकार की खली का प्रयोग करते हैं। इस समय इसमें सरसों की खली का देने का समय है। सरसों की खली को आप थोड़े पहले पानी में 1-2 दिन पहले पानी में डाल दें। जब ये पानी में थोड़ा सा घुल जाए उसके बाद पौधों के तनों के पास इसको दे दें, जिससे कि ये पौधों के द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली जाती है। इसके बाद बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, पान एक ऐसी फसल है जिसको अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बारंबार सिंचाई की बारंबारता अधिक होती है, लेकिन इसमें सिंचाई कम मात्रा में चाहिए रहती है, यानी पानी कम चाहिए रहता है लेकिन सिंचाई बार बार चाहिए रहती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि सिंचाई कम समय के लिए करें, लेकिन सिंचाई इसमें हर 2 से 3 दिन के बाद इसमें सिंचाई करते रहें, जिससे नमी की मात्रा कम रहे, लेकिन नमी हमेशा बनी रहे हमारे बरेजे में। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। किसान भाइयों, इस समय बरेजे में देखने में आ रहा है कि कई प्रकार के कीटों का आक्रमण इस समय
पत्तियों पर दिखाई दे रहा है। इसमें प्रमुख रूप से एक जो कीड़ा है जो लाल मकड़ी कहलाता है, इसमें इसका पत्तियों पर असर दिखाई देता है। इसमें पत्तियों पर लाल रंग के चिट्टे चिट्टे दिखाई देते हैं। जब पत्तियों को आप हाथ से पकड़ते हैं तो पत्तियां खुरदुरी सी दिखाई देती हैं। जब पत्तियों को सावधानी पूर्वक पलट कर देखते हैं तो इसमें बारीक लाल रंग की मकड़ियां दिखाई देती हैं। इन मकड़ियों के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और उनका बाजार में जो भाव होता है वो नहीं मिलता है। तो इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए वेटेबल सल्फर बाजार में उपलब्ध होती है, घुलनशील सल्फर। इसकी लगभग 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि लाल मकड़ी पर नियंत्रण होता है। तो किसान भाइयों, बताई गई बातों का ध्यान रखकर पान की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीतरी, जिला रतलाम से देवाशीष तिवारी ने। यह धनिया में माहू के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो देवाशीष जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश में धनिया की बात करें तो हमारे किसान यहाँ पे धनिया की पत्ती के लिए या दाने के लिए विशेष रूप से इसकी खेती करते हैं। है कि धनिया की फसल में माहू की समस्या बहुतायत में आती है और माहू जब लगता है तो पूरी फसल में एक समान एक जैसे पौधों में पूरा लगता है और ये रस चूसने का काम करते हैं। और रस चूसने के कारण कई बार देखा गया है कि पूरी धनिया की फसल का जो विकास है या वानस्पतिक वृद्धि है वो रुक जाती है, फूल आना कम हो जाते हैं या फूल नहीं आ पाते हैं और जो फल बनना चाहिए या जो दाने बनना चाहिए वो भी कम संख्या में आते हैं। तो इससे एक तो देखा गया है कि बहुत आयत में हमारा नुकसान होता है किसान भाइयों को। तो आपको चाहिए कि इन एफिड जैसिड जो है इनकी रोकथाम करें और इसके लिए आप लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है इसकी अगर आप पानी में 1 लीटर पानी में घोल बनाएं और इसका अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माहू, एफिड जैसिड इनकी जो समस्या है इनसे आपको निजात मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।